हेलो एवरीवन। आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रश्न। जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ाया गया था उसी प्रकार से इस क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और जो भी डाउट्स होंगे उसे एक बार कमेंट करके पूछने का प्रयास करेंगी। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कौन सा प्रश्न है, देखें ध्यान से। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पाचन तंत्र के किस रस में? तो किस में पाया जाता है? पित्त रस में। किस में पाया जाता है? पित्त रस में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन संपूर्ण होता है? किस में होता है? आंत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंत में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट क्या रहता है? संग्रहित रहता है। अगला प्रश्न, शरीर में लाल किसे पाचन में मदद करता है? किसे? स्टार्च। किसमें? स्टार्च के रूप में क्या करता है? पाचन में मदद करता है। ठीक है, शरीर में पित्त का लाल जो है ना, ये लार होता है, लार बोलते हैं जो लाल, मिसप्रिंटिंग होंगे, लार जो लार्वा होता है जो मुंह में पाया जाता है वो क्या करता है? किसे पाचन में मदद करता है? स्टार्च को क्या करता है? पाचन में। यहाँ लाल जो है प्रिंट मिसप्रिंट हो गया, लाल नहीं लार रहेगा। ठीक है, शरीर में पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में। शरीर का जो पित्त होता है, पित्त का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन। ये पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है। मानव शरीर में छोटी आंत क्यों होती है? क्या होता है? किसी चीज़ को अवशोषण करने के लिए। क्या करते हैं? अवशोषण करने के लिए होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश प्रक्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। ठीक है, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत यानी लीवर। हमारा लीवर क्या होता है? पीलिया में प्रभावित हो जाता है, जिसे जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, तो पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त से यूरिया को पृथक करता है? कौन सा अंग रक्त से यूरिया को क्या करता है? अलग करता है। तो ब्रिक यानी कौन सा? किडनी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये क्या होता है? यकृत होता है। ठीक है, पाचन क्रिया में किस अंग में होती है? पाचन क्रिया किस अंग में होती है? तो किस में होती है? आहार नाल में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको देखें स्क्रीन पे कि भोजन का पाचन किस अंग में लगभग पूर्ण हो जाता है? तो क्षुद्रांश में। ठीक है, भोजन का पाचन किस अंग में लगभग पूर्ण हो जाता है? तो क्षुद्रांश में। मुंह से ग्रसनी के आरंभ तक का भाग क्या कहलाता है? मुंह से ग्रसनी तक का जो भाग होता है यहाँ तक, उसे क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोला जाता है? मुख गुहा बोला जाता है। ठीक है, मुख गुहा में आया हुआ खाद्य कृंतक एवं चमड़क दांतों के बीच किस स्थान पर एकत्रित होता है? तो उसे कहते हैं दंतावकाश। क्या बोलते हैं? दंतावकाश। शरीर के किस अंग में भोजन अस्थायी रूप में जमा हो जाता है? तो आमाशय में। किस में जमा हो जाता है? आमाशय में। अगला प्रश्न देखें, आमाशय से भोजन कहाँ जाता है? आमाशय से भोजन देखिए कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। कौन सी जगह पे जाता है? आमाशय से होकर के छोटी आंत में चला जाता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस रस द्वारा होता है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि जठर रस। किसमें? जठर रस में। जो आमाशय में भोजन का पाचन होता है वो किस रस के द्वारा होता है? जठर रस के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, क्षुद्रांश या छोटी आंत के प्रथम लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे अर्धचंद्र रूपी भाग को क्या कहा जाता है? पक्काशय या ग्रहणी। वो क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। कार्डियक, पंडिक या पाइलोरिक नाम किससे संबंध है? तो ये ग्रंथियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ग्रंथियां। जठर ग्रंथि बोलते हैं जिसे। छोटी आंत के जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है? जेजुनम। क्या बोलते हैं उसे? जेजुनम। छोटी आंत के जो ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? जेजुनम या मध्यांत्र। क्लियर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिख रहा है, ग्रहणी में कौन से दो मुख्य पाचक रस आकर मिलते हैं? तो दो जो मुख्य पाचक रस होते हैं क्या होते हैं? पित्त और अग्राशय, जिसमें क्या होता है? पित्त स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर या जो बोलते हैं उसे जिगर। ठीक है, यकृत के दो खंड क्या कहलाते हैं? कौडेर और कार्डेट। क्या बोला जाता है उसको? दो भाग को यकृत के कौडेर और कार्डेट बोला जाता है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री कौन सी है? यकृत होता है। कौन सा होता है? यकृत होता है।
अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? उसे क्या बोलते हैं? अवशोषण बोला जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, पाचन की प्रक्रिया में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? माल्टोस एवं डेक्स्ट्रीन। क्या बनता है? माल्टोस एवं डेक्स्ट्रीन। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो पेप्टोन्स एवं प्रोटीओसिस। क्या बनता है? पेप्टोन्स एवं प्रोटीओसिस। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, पाचन की प्रक्रिया में दूध के प्रोटीन केसीन का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो पराकेसीन बनता है। कौन सा बनता है? पराकेसीन बनता है। अगला प्रश्न देखें, पाचन की प्रक्रिया में वसा का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? इमल्सिफिकेशन बनता है। क्या बोलते हैं उसे? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो पॉलीपेप्टाइड अणु, पॉलीपेप्टाइड एटम बन जाता है। ठीक है। पाचन की प्रक्रिया में माड़ एवं जटिल शर्करा अणु का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? डाइसैकेराइड्स। पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? एमिनो अम्ल, एसिड बोलते हैं जिसे अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड कहा जाता है। ठीक है। पाचन की प्रक्रिया में ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन। इस जो पाचन की प्रक्रिया में ट्रिप्सिनोजन, उस शब्द से याद रखेंगे ट्रिप्सिन। क्या रखेंगे याद? ट्रिप्सिन पाचन की प्रक्रिया में क्या करता है? अंतिम उत्पाद बनकर के उभरता है, निकल कर आता है। ठीक है। पाचन की प्रक्रिया में पॉली ट्राइपेप्टाइड्स का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो अमीनो एसिड हो जाएगा, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। ठीक है। पाचन की प्रक्रिया में जब जो भी देखें, ये जो सवाल जो भी हैं ये पाचन से रिलेटेड है, तो डाइजेशन सिस्टम जो है उससे रिलेटेड है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाचन की प्रक्रिया में डाइसैकेराइड सुक्रोज का अंतिम उत्पाद कौन सा नजर आता है? तो ग्लूकोज। कौन सा नजर आता है? ग्लूकोज। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, पाचन की प्रक्रिया में लैक्टोज का अंतिम उत्पाद कौन सा है? ग्लूकोज और गैलेक्टोस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज और गैलेक्टोस। ये भी क्या करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं किसमें? पाचन की प्रोसेस में। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि एंजाइम का एक अणु कितनी क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है? एंजाइम का जो एक अणु है वो कितनी क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है? तो 10,000 से 10 लाख तक। ठीक है। निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं? प्रो एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रो एंजाइम। जब वर्क नहीं कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, उस टाइम एंजाइम क्या कहलाते हैं? प्रो एंजाइम बोला जाता है। ठीक है। अगला देखें आपके स्क्रीन पे, पेप्सिन एंजाइम केवल किसे पचाता है? तो पेप्सिन एक तरह का प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है। अगला इसकी आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो देखें, अनुपयुक्त भोजन ग्रहण करने से स्वास्थ्य की हानि क्या कहलाती है? देखिए, जो आप यूजुअल अगर आपको जितनी कैलोरी चाहिए, जितने प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रॉपर मात्रा में अगर आपको नहीं मिल पाता है तो वो बच्चों में क्या करता है? एक कुपोषण का शिकार हो जाता है। वो बच्चों को पूरी शरीर कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसे हम कुपोषण कहते हैं। क्या बोला जाता है? कुपोषण। वसा के अधिक अंतर्ग्रहण से क्या प्रतिक्रिया होती है? अधिक कोलेस्टेरोलेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अधिक कोलेस्टेरोलेमिया बोला जाता है। ठीक है। अधिक कैलोरी के अंतर्ग्रहण से क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, अधिक ज़्यादा, जैसे देखा होंगे बहुत से लोग होते हैं कि मोबाइल यूज करते समय आप क्या करते हैं? फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम कितना खाना खा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? मोटापे के शिकार हो जाते हैं। ठीक है। और ज़्यादा वर्क नहीं करते, वर्कआउट, व्यायाम या जो भी प्रक्रिया से नहीं गुजर पाते हैं तो उनमें क्या हो जाता है? कैलोरी स्टोर हो जाती है। उस कैलोरी स्टोर होने की वजह से क्या हो जाता है? मोटापा बढ़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अधिक कैलोरी के अंतर्ग्रहण से क्या होता है? प्रक्रिया, मोटापा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि वसा तथा खनिजों में विलेय विटामिन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण क्या कहलाता है? अविषालुता। देखिए, क्या होता है कि वसा तथा खनिजों में विलेय विटामिनों का ज़्यादा अगर विटामिन अगर उसमें मौजूद हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? विष के समान हो जाता है, अविषालुता के समान हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं। माता के दूध के अभाव में 1 साल से कम आयु के शिशु में कौन सा रोग हो जाता है? तो जब देखें कि जैसे जब भी बच्चा होता है तो कुछ लोग बोलते हैं क्या कि कम से कम 6 महीने या 1 साल तक बच्चे को माता जी का दूध पीना चाहिए। उसके बाद अगर क्या होता है, बाहरी दूध या भैंस का, गाय का कोई भी दूध पिलाते हैं तो बच्चों को
तो वो जो रोग होता है उसको बोला जाता है मेरास्मस। क्या बोला जाता है? मेरास्मस बोला जाता है। अगला प्रश्न है काशिकोयोकरक रोग अधिकांशतः कितनी आयु तक के शिशुओं में होता है? तो ये होता है आपको 5 वर्ष तक के बच्चों में। ठीक है। आहार में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनीमिया किसकी कमी से कारण से होता है। देखें तो एनीमिया जो रोग होता है आयरन की लौह की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, जिसे रक्त अल्पता मतलब क्या बोलते हैं, खून की कमी को क्या बोला जाता है? एनीमिया रोग बोला जाता है। क्लियर। शरीर में पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अगला प्रश्न है ये। तो शरीर में पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोकेलेमिया। क्या बोला जाता है इसको? हाइपोकेलेमिया। ठीक है। अत्यधिक मतली व डायरिया के कारण शरीर में सोडियम की हानि के कारण कौन सा रोग होता है? जो हाइपोनेट्रीमिया बोला जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कारण कौन सा रोग हो जाता है? आपके स्क्रीन पे तो ये बहुत साधारण सा सवाल है कि आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग। तो इसलिए आयोडीन नमक खाना चाहिए। ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो बाकी प्रश्न है उसे कवर किया जाएगा। देखिए कोई भी डाउट्स है, एनी प्रॉब्लम, तो आप उसे कमेंट करके पूछें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। और जितना भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी जो पढ़ना चाहते हैं, जिन इच्छुक हैं या जो जिनको ज़रूरत लगे, ज़रूरतमंद लोगों को फॉरवर्ड करें। ठीक है। थैंक यू।